ज़रा हटके में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी। ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान मेरे साथ हैं। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारा फ़ोकस है हमारी जो ज़राअत है, जो किसान हैं, जो हारी हैं। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए थी ज़राअत में, उतनी नहीं आ सकी है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियों, चाहे वो फ्लड्स के मामलात हों, शदीद गर्मी हो, उसकी वजह से भी जो छोटा किसान है वो ख़ास तौर पर पिस रहा है। ऐसे में हमारे पाकिस्तान में एक इनिशिएटिव शुरू हुआ चंद बरस पहले, जिसका नाम है डिजिटल डेरा। उसमें उनका मकसद ये है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें अपने किसानों को बेहतर आगाही देने के लिए, उन्हें तरबियत देने के लिए, उन्हें ज़्यादा बाइख्तियार बनाने के लिए, और फिर कोशिश करें कि ना सिर्फ फसल अच्छी हो बल्कि किसान जो है वो भी खुशहाल हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें ज़ाहिर है कि आईटी का काम है, इसमें मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस का काम है। लेकिन ये प्रोजेक्ट कैसे बना, कैसे चल रहा है, इस पर आज बात करते हैं, और फिर जो ज़राअत से दूसरे मामलात हैं उन पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ प्रोग्राम में आज शामिल हैं लाहौर से फवाद बाजवा, जो कि को-फाउंडर हैं एग्रीकल्चर रिपब्लिक के, डेटा साइंटिस्ट हैं, यूएन के लिए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर चुके हैं, उनका तजुर्बा है। उनके साथ हमें पाकपतन से जॉइन कर रहे हैं आमिर हयात भंडारा, जो कि किसानों के हवाले से बड़ी एक मौसर आवाज़ रखते हैं, गवर्नमेंट को भी एडवाइस करते हैं। और इन दोनों साहिबान ने मिलकर ऑन द ग्राउंड पाकपतन में एक नक्शा बदल दिया है बहुत सारे हारियों और किसानों के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आमिर, अगर आप बता दें कि ये जिन लोगों को मालूम ना हो कि ये डिजिटल डेरा क्या है और इसमें पिछले 1-2 साल में आपको क्या कामयाबियाँ हुई हैं, तो वो बड़ा हमारे लिए मुफीद हो जाएगा। सबसे पहले तो शाहजेब आप साहिबान का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अहम जो मौजू है मॉडर्नाइजेशन का और टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के अंदर उसके ऊपर बात की, और स्पेशली डिजिटल डेरा के सिलसिले में। देखें, डिजिटल डेरा का जो कॉन्सेप्ट था, हम अगर नॉर्मली देहात में देखें और बाज़ औक़ात शहरों में भी देखें, तो जो आपका नॉर्मल 2.5G नेटवर्क है वो भी प्रॉपर नहीं चल रहा होता देहातों के। जी। अगर मैं बात करूं, तो जब आप जदीद ज़राअत एग्रीकल्चर की, डिजिटल एग्रीकल्चर की और डेटा साइंस की और उस तरह के मामलात की बात करते हैं जो कि दुनिया जहां पे खड़ी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इंटरनेट की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है, और जो कि देहातों में नायाब एक कमोडिटी है और महंगी भी है। तो बेसिकली डिजिटल डेरा का जो मकसद था वो ये था कि सबसे पहले तो इंटरनेट की रसाई जो है वो फार्मर्स तक पहुंचाई जाए। उसके लिए हमने पीटीसीएल से मदद लेकर एक बेस टॉवर लगाया, फिर उसके साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करके जो डेरा था वहां वहां तक हम इंटरनेट लेके आए। फिर डेरे को हमने रेनोवेट किया, और यहाँ पे तमाम वो सहूलियात और गैजेट्स और कंप्यूटर्स, टैबलेट्स वगैरह रखे जो कि फार्मर्स के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। पाकिस्तानी किसान की बात कर लें तो यहाँ पे देहातों के अंदर उतनी अवेयरनेस और उतना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और जदीद टूल्स के हवाले से नहीं है जितनी शहरों के अंदर है। यहाँ पे अक्सर लोगों को मोबाइल फोन्स भी प्रॉपर्ली चलाना नहीं आते। तो हमने बजाय उनको मोबाइल फोन्स हाथों में देने के, हमने डेरा, अब जैसे कि आपको पाकिस्तानी रवायात का पता है कि एक कॉमन प्लेस है जहाँ पे शाम को सारे देहाती लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। पंजाब में डेरा कह लें, केपी में हुजरा कह लें, सिंध में बैठक कह लें या औताक कह लें। तो ये एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे हमने कनेक्टिविटी सबसे पहले दी, और फिर ऐसी सहूलियात दी जिनकी मदद से जो जदीद इंफॉर्मेशन है वो फार्मर्स तक पहुंचाई जा सके। उसके लिए हमने जो लोकल यूथ थी उसको ट्रेन किया, और वो जो यूथ, वो जो लड़के थे, उन्होंने यहाँ पे बैठकर उन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए फार्मर्स की रहनुमाई करनी शुरू कर दी। वेदर के हवाले से, डिजीजेस के हवाले से, या मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक जो एडवाइजरीज वो दे सकते थे, ताकि फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने जो ऑपरेशंस हैं डे टू डे वो प्रॉपरली रन करते हुए जदीद जदीद सहूलियात के साथ आगे बढ़ सकें और प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकें। अच्छा आमिर, अब मैं आपसे ये सवाल है कि फ़र्ज़ करें, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक हम मिसाल लें कि जैसे कि मैं काश्तकार हूँ। मैं डिजिटल डेरा की जो जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं उनको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। मैं अपने एक एवरेज दिन में इनको किस तरह इस्तेमाल करूँगा? मैं सुबह उठूँगा, मैं अपने खेत पे जाऊँगा, देखूँगा कि यार कोई कीड़ा लगा है, कोई ये हुआ है, रात को बारिश हुई है, नहीं हुई है। तो इसको मतलब मैं प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करूँगा? देखिए, मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। पंजाब के अंदर जो कल से मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है, तो अभी गंदम की फसल आपकी जो है वो मेच्योरिटी की जानिब रवां दवा है पंजाब के अंदर, जो कि आइंदा जो चंद दिनों के अंदर वो हार्वेस्टिंग उसकी स्टार्ट होने वाली है।
तो जिन लोगों ने पानी की यहाँ पे जरूरत बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे होती है। अगर तो आप फार्मर, एक जिस तरह आपने अभी फरमाया, एक फार्मर यहाँ पे उठ के आता है और वो डेली बेसिस की रूटीन है, वो आके सबसे पहले यही पूछता है कि कल का मौसम कैसा होगा। जी तो अगर उसको पता चल जाता है कि कल बारिश आनी है या आने वाले हफ्ते में बारिश आनी है जिसके चांसेस हैं और साथ में हवा के भी चांसेस हैं, तो वो डेफिनेटली अपनी क्रॉप को पानी नहीं लगाएगा। क्योंकि गंदों में कैसी फसल है, अगर उसको आप पानी लगा देते हैं तो वो फ्लैट हो जाती है जैसे ही थोड़ी सी हवा या बारिश का लॉजिंग मौसम लॉजिंग आता हो है। जाती है। जी लॉजिंग लॉजिंग इसको हम अंग्रेजी में लॉजिंग या जी टेक्निकल वर्ड्स में कहेंगे। तो आज हमने ये देखा है कि जब बारिशें और तूफान की थोड़ी सी सिचुएशन हुई तो हमारी बहुत सी क्रॉप जिनको पानी थोड़ा जल्दी लगा हुआ था वो गिर गई हैं। और उसका जो लॉस है वो सिर्फ फार्मर को नहीं, वो आपकी जो नेशनल इकोनॉमी है उसको भी होगा। क्योंकि हम वीट जो बड़ी क्रिटिकल हमारी क्रॉप बन चुकी है पिछले 2-3 साल के अंदर। तो इसी तरह अगर आप पोटैटो की एग्जांपल ले लेते हैं तो पोटैटो में अगर स्प्रे करना है फार्मर्स ने, जो कि बहुत एक्सपेंसिव एक चीज होती है किसी फंगस का, और आने वाले दिनों में अगर बारिश होने वाली है तो उसकी 3-4 तरह के लॉसेस होते हैं। उसकी स्प्रे की कॉस्ट, केमिकल कॉस्ट जो है, उसकी स्प्रेइंग कॉस्ट है, और फिर स्प्रे के बाद उस केमिकल को इस्तेमाल करने के बाद आपको पानी भी लगाना है। और अगर आप पानी लगा देते हैं और ऊपर से बारिश आ जाती है तो वो स्प्रे और केमिकल तो जाया हुआ ही हुआ, बिल्कुल डिजीज भी नहीं होगी, और पानी एक्सेस होने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो चैलेंज हो जाएगी। तो इस तरह से अगर वो प्रॉपर डिसीजन कर लेता है इस टेक्नोलॉजी के जरिए और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के जरिए, तो वो बहुत ज्यादा हद तक अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कंट्रोल कर लेता है और अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है वो उसमें इजाफा कर लेता है। सही। जी, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर उसको जारी रखते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है डिजिटल डेरा के बारे में। फवाद, ये बताइएगा कि अभी जैसे आमिर ने थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया डिजिटल डेरा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हम ये जानते हैं कि ये कोई एनजीओ नहीं है, ये एक प्राइवेट इनिशिएटिव है, ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें किसान ने तो कमाना ही है लेकिन आपने भी कमाना है। तो थोड़ा सा इसका अगर ये एस्पेक्ट समझा सकें कि आप ये जो सप्लाई चेन है ये कैसे इंश्योर करते हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरह आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? देखिए, डिजिटल डेरा का जो डिज़ाइन था वो हमने शुरू से ही सस्टेनेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए किया था। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में भी जो ग्रीन इनिशिएटिव्स होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इनकी सस्टेनेबिलिटी। तो अगर तो ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम अगर इसको तीर देने की कोशिश करते हैं तो हर वक्त डोनर्स के पीछे और फंडिंग रेज करने की कोशिश जो है वो फ्रॉम डोनर सोर्सेज, नॉन प्रॉफिट सोर्सेज चलता रहता है। लेकिन इसको एक कंपनी की शक्ल में स्ट्रक्चर करने से दो चीज़ों का फ़ायदा हुआ है। एक तो ये हाइब्रिड कंपनी है, इसका सोशल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए एक कॉर्पोरेट तर्ज की अप्रोच अपनाई गई है, तो इसको हम हाइब्रिड स्टार्टअप कहते हैं। तो डिजिटल डेरा का जो डिज़ाइन है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे रखा गया है ताकि सेक्टर के अंदर मौजूद जो तमाम एक्टर्स हैं उनके साथ काम किया जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि देखें, ज़राअत है, ज़मीन से उगने वाली जो गल्ला है उससे सारी की सारा इकोसिस्टम चलता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो सप्लाई चेन है वो डिपेंडेंट है ज़मीन के ऊपर, और ज़मीन के ऊपर जो काश्त करने वाला है वो काश्तकार है, किसान है। तो जब आप इनको देखते हैं तो उनका मकसद होता है कि या तो अपने घर के दाने पूरे करना या जो फसल ज़्यादा उनके पास होती है उसको मंडी में बेच देना। तो अल्टीमेटली इसके अंदर एक पूरा बिजनेस मॉडल है वो कि किसान जब काश्तकारी करता है, अपनी फसल उगाता है, उसको उसके अच्छे दाम भी चाहिए। तो अगर तो आप इसको एक नॉन प्रॉफिट ड्रिवन सिर्फ रखते तो इसका चैलेंज ये बनना था कि उधर एक्टिविटी कमर्शियल हो रही है, मंडी के सिस्टम के थ्रू चल रही है, मार्केट सिस्टम के थ्रू चल रही है, मार्केट की कम्प्लेक्सिटी है। लेकिन अगर ये नॉन प्रॉफिट के आप चलते तो फिर आपका वो जो है ना, जो मिक्स है वो ख़राब होता है। तो हमने अल्टीमेटली इसका डिज़ाइन ही कंपनी की तरह रखा है ताकि फार्मर को जब फैसिलिटेट किया जाए तो कोऑपरेटिव के कलेक्टिव की शक्ल में किया जाए, और जब उसकी मार्केट से इंगेजमेंट की जाए तो वो उन्हीं बुनियादों के ऊपर की जाए जिससे कि मार्केट सिस्टम और उसकी सप्लाई चेन चल रही है। तो अल्टीमेटली आपके पास इसमें कई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। इसमें आपके पास फार्मिंग इनपुट्स की अच्छे रेट्स के ऊपर अवेलेबिलिटी आ जाती है जो काफ़ी स्टेक होल्डर्स मार्केट में कर भी कर रहे हैं, बड़े से लेकर छोटे तक। तो ये मॉडल कोई नया नहीं है। फिर दूसरा मॉडल आ जाता है कि जब फसल उगती है
तो फसल का जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें वो फर्ज करें अगर हम लोग गंदम को ले लेते हैं तो वो 30 से 40 मन के करीब जो है ना फी एकड़ उगा रहा होता है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए, मैकेनाइजेशन को यूज करते हुए, पानी की एफिशिएंसी यूज करते हुए, मतलब कि ऑटोमेटेड ट्यूबवेल्स को यूज करते हुए, सैटेलाइट प्रिसिशन एग्रीकल्चर सिस्टम को यूज करते हुए, आपके पास पैरामीट्रिक बेस्ड मॉनिटरिंग होने की वजह से आप फसल की जो आउटपुट है वो बेहतर कर सकते हैं। वो तकरीबन कोई 5% से लेके 35-40% तक इम्प्रूवमेंट जाती है, वो टेस्ट भी की हुई है। तो अल्टीमेटली वो जो उसके जो बेनिफिट है अगर वो फार्मर तक हाँ जी आपने लेके आना है तो उसका जो सेल और परचेज की सप्लाई चेन है ना वो एक कॉर्पोरेट अंदाज से करनी पड़ेगी। सही है। अच्छा आमिर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब जहाँ तक मुझे याद है और जहाँ तक मैंने देखा है तो जो बहुत बड़ा खर्चा होता है, जैसे अगर आप कपास की बात करें, वो बीज नहीं है, वो खाद नहीं है, वो है जिसको हम दवाई कहते हैं, यानी पेस्टिसाइड। तो जहाँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 6-7 तो मेरा ख्याल सुंडियों के किस्म है, फिर थ्रिप्स आ गए, फिर वाइट फ्लाई आ गई, 1000 चीज़ें हैं ना, 1000 बीमारियाँ लगती हैं कपास को। तो एक चीज़ मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, और अगर है तो वो आप फार्मर को कैसे देते हैं कि जी आजकल ना गुलाबी सुंडी का हमला चल रहा है, आसपास के खेतों में हो सकता है वो आप ही की तरफ भी दाखिल आ जाए। और ये एक अहम इसलिए है क्योंकि ये मैंने अपना तजर्बा है वसत और शाहजेब कि जो अद्वियात की कंपनीज है ना, उनके एजेंट आते हैं, वो कहते हैं ओ हो जी, यहाँ पर तो आपको तो स्प्रे करने की फार्मास्यूटिकल की पॉलिटिक्स है, वही फार्मास्यूटिकल की पॉलिटिक्स है, लेकिन उससे 10 हाथ आगे। क्योंकि एक वक्त था, मुझे याद है, वो प्रमोट कर रहे थे एक चीज को कहते थे 0 लेवल स्प्रे, कि बीमारी है भी या नहीं है ना, आपने स्प्रे कर देनी है। उसके नतीजे में क्या हुआ आमिर साहब, और आप दोनों को मेरा ख्याल इस बात का बहुत बेहतर पता होगा कि जो दोस्त कीड़े हैं ना, क्राइसोपर्ला, ट्राइकोग्रामा, वो इनको खाते हैं, सुंडियों के अंडों को खाते हैं, वो सब खत्म हो गए, तबाही मच गई। सर तो इनका सस्टेनेबल है तो तरीक़ेकार, हाँ, वो आप बताएं आमिर कैसे? आपसे मैं सॉरी सवाल एक्चुअली इससे स्पेसिफिकली ये है कि पेस्ट्स की इंफॉर्मेशन भी इसमें होती है, और ये बताते हैं आपके यार किस वक्त पे कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, अगर करनी भी चाहिए तो? ये बहुत ही एक अहम सवाल है, जिसके साथ शायद हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी नेशनल लेवल की जुड़ी हुई है। और जिस तरह से आपने बड़ी बेहतरीन अंदाज में जो कपास की मिसाल दी, और आई एम रियली फीलिंग दैट जैसे आपने खुद काश्तकारी की होगी। तो असल में जो डिजिटल डेरा का मॉडल है वो बिल्कुल इसी तरह का है। देखिए, एक तो फार्मर यहाँ पे आते हैं और हम उनकी वीकली ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स के हिसाब से, और उनकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनके हिसाब से। तो इसमें जो गवर्नमेंट का एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ राब्ते में होता है, क्योंकि अभी देखें, जैसे मैं आपके साथ इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर बड़ी अच्छी और बेहतरीन तरीके से बात कर रहा बिल्कुल। हूँ एक जूम के मॉडल के ऊपर। तो अगर कोई एक्सटेंशन वर्कर जो है वो अवेलेबल नहीं है इन पर्सन, तो हम उसको जूम पे ले लेते हैं। गवर्नमेंट के एक्सटेंशन वर्कर अगर नहीं है तो हम प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के बंदे से बात कर लेते हैं, फार्मर्स की बात कनेक्ट करा देते हैं। इसके अलावा हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जो है वो बाई वीकली या मंथ में एक जो ट्रेनिंग या उनके लेक्चर्स हैं वो अरेंज करते रहते हैं। और एक दूसरा मॉडल ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी फार्मर को समझ नहीं आती, आ रही उसको समझ प्रॉपर वो देख नहीं पा रहा, तो हमारा जो लोकल चैंपियन है वो उसके पास जाएगा, उसके साथ जाएगा, उसकी पिक्चर बनाएगा मोबाइल फोन के अंदर या टैबलेट के अंदर। वो हम लाके डिस्कस करेंगे कि कौन से वक्त में कौन सी जो पेस्टिसाइड है या फंजीसाइड है वो इस्तेमाल होगी। क्योंकि यहाँ पे वो जिस तरह पहले आपने बताया 3600 कंपनियां हैं, हर कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट बेचने पे लगी हुई है, जबकि वो एक्यूरेट जो उसकी आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादा जो पेस्टिसाइड है वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो जो एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड इस्तेमाल होगी डेफिनेटली उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा डॉलर बाहर जा रहा होगा। तो ये सस्टेनेबल और एफिशिएंट जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं डिजिटल डेटा की, ये हेल्प आउट करती हैं कि कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनको बेटर डिसीजन पावर दे के करवाई जाए। जो बीमारी हो या जो कीड़ा हो सिर्फ उसी का जवाब दिया जाए, उसी के ऊपर स्प्रे किया जाए। तो ऐसे वो जिस तरह आपने पहले बताया कि बिल्कुल स्प्रे नहीं किया जाना, जिससे दोस्त कीड़े तो मरे ही मरे, जी,
फार्मर की जो इकोनॉमी थी, उसका फाइनेंशियल जो सर्कल था, वो भी डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाह रहा हूँ। सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं होता एक्सेसिव फर्टिलाइजर सॉरी पेस्टिसाइड के यूज़ का, वो फिर पानी में दाखिल होता है, वो पानी आपके मज्जे भी पीते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर है। बल्कि मुझे याद है कोई मेरे ख्याल 10 साल सर 10 साल पहले की एक रिपोर्ट थी कि जो पूरी जो कॉटन बेल्ट है ना आपकी, वहाँ पर जो खवातीन फसलों में काम करती हैं, क्योंकि कपास की चुनाई खवातीन ही करती हैं, उनके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पेस्टिसाइड लेवल्स थे। ये भी फवाद साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ ये जो आपने जैसे स्टार्टअप की बात की, तो मुल्क में और इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और अगर चल रहे हैं तो छोटे फार्मर्स पे कितने फोकस्ड हैं, और ये जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जो ये करोड़ों अरबों कमाती हैं, उनके कितने चल रहे हैं? देखें, स्टार्टअप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपके तकरीबन कुछ 100 के करीब स्टार्टअप्स पाकिस्तान में एग्री टेक के चल रहे हैं। अब चैलेंज प्राइमरी ये है कि क्या छोटे फार्मर, स्मॉल होल्डिंग फार्मर तक इनकी सर्विसेज पहुंच रही हैं? इस वक्त तकरीबन हर बड़ी कंपनी, चाहे मल्टीनेशनल हो, चाहे बड़ी एग्रीकल्चर इनपुट सप्लाइंग कंपनी हो, सब लोगों के एजेंडा के अंदर स्मॉल फार्मर तो है, लेकिन स्मॉल फार्मर तक पहुंचना किस तरह, वो एक चैलेंज है। उसकी प्राइमरी वजह ये है कि जो डीलर नेटवर्क्स और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स बने हुए हैं इन कंपनीज के, वो तो एक सिस्टमैटिक कमर्शियल सप्लाई चेन का हिस्सा है। तो जो स्मॉल फार्मर है वो तो उस लेवल पे बैठा है जहाँ पे ना तो वो टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पा रहा है, वो मिडिल मैन के साथ काम करता है। मिडिल मैन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उस सप्लाई चेन का उसके लिए। तो वो मिडिल मैन भी इनपुट सप्लायर बना हुआ है, वो भी कई कंपनीज का डीलर होता है। तो अल्टीमेटली एक ऐसा मॉडल तरतीब देने की जरूरत है जिसको हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बन जाए कि अगर डिजिटल डेरा 200 लोकेशंस पे पूरे पाकिस्तान में 4 मिलियन लोगों तक पहुंच जाता है, तो फिर वो एक नेटवर्क की नज़र, उसके नेटवर्क के स्टाइल के ऊपर वो इन तमाम एक्टर्स के साथ कोऑपरेट करते हुए स्मॉल फार्मर तक चीज़ें पहुंचाने, फार्मिंग की इनपुट्स पहुंचाने, और उसके बाद उनकी जो क्रॉप्स हैं उनकी बेहतर उनकी सेल आउट करने में एक साजगार जो मॉडल है ना, वो फॉर्म हो सकता है, तरतीब में आ सकता है। जी, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसको जारी रखते हैं। आपके इस प्रोजेक्ट में मुझे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि जिस तरह आपने पार्टनर किया भंडारा साहब के साथ, भंडारा साहब जो हैं वो पाकपतन की, मैं कहूँगा कि समझें कि निस्बतन एक बाअसर शख्सियत हैं, उनके कनेक्शंस हैं, उनके वहाँ पे ज़मीनें भी हैं, तो ये इस तरह की शख्सियत हैं जी। लेकिन अब ये कितना ज़रूरी है, इस तरह का प्रोजेक्ट अगर रेप्लिकेट करना है कहीं और, तो लोकल पार्टनर और इस तरह का जो हमारा माशरा है, हमारा फ्यूडल माशरा है, जहाँ पे पटवारी से लेके एसएचओ तक आपकी रसाई होनी चाहिए, और जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा तो आपका पूरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस वो कनेक्ट नहीं कर पाता। तो इस प्रोजेक्ट में जो भंडारा साहब की कलियदी अहमियत है, वो आपको कैसे मिलेगी अगर आप इसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं कहीं और? देखें, सबसे ज़रूरी तो ये है कि उस जो कम्युनिटी को आप टच करना चाह रहे हैं उसकी, जब जैसे आपने बात सर कहा ना, तो साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि बहुत ज़रूरी एक्टर होता है जो बीच में डेरा जो लीड कर रही होती है फैमिली, जो इलाके के अंदर एक असर रसूख सकती है। उसकी वजह क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं ना, ये कोई लाख डॉलर के अंदर लगा हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि इसकी प्रोटेक्शन, इसकी डेप्रिसिएशन, इसकी इक्विपमेंट की तब्दीली, अब उसमें हमने 2 मॉडल्स यूज़ किए हुए हैं। नंबर 1 कि पहले तो मेरे बिजनेस पार्टनर भी खुद एक अच्छे फार्मर हैं। नंबर 2 वो एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। नंबर 3 वो छोटे किसान की जो आवाज़ है वो ऊपर ऐवानों तक ले जाते रहे हैं आज तक, और अभी भी कर रहे हैं। तो ये एक तो फंडामेंटल तो ये बेनिफिट है कंपनी को, डिजिटल डेरा को। जो दूसरा प्राइमरी बेनिफिट है, हमने 1 साल के अंदर सारे चैलेंजेस को हमने असेस कर लिया है, और हमने एक सिस्टम डिज़ाइन कर दिया है कि जब हम इसकी डिप्लॉयमेंट आगे शुरू करेंगे बाकी 200 डेरों की, एक डेरा जो होता है, याद रखें, ये एक ट्रांसमिशन साइट से कनेक्टेड होता है। वो जो एक ट्रांसमिशन साइट है वो 5 से 10 विलेजेस के अंदर मजीद डेरों को कनेक्ट करती है, और इनके इलाके के अंदर हम लोग बाकी डेरों को भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक ही जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 20,000 से 40,000 लोगों तक पहुंचता है। तो यहाँ पे प्राइमरीली अभी तक हमारे पास जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आप सबको सुन के बड़ी खुशी होगी। एवरीवन फ्रॉम स्मॉल होल्डिंग साइज, यानी कि 7, 8, 10, 12 एकड़ से लेके 50 एकड़ वाला, 100 एकड़ वाला, 500 एकड़ वाला, 1000 एकड़ वाला, सब हमें कांटेक्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से कि हमारे पास आप लोग डिजिटल डेरा को इंट्रोड्यूस करवाएं। क्योंकि इसकी देखें, कलेक्टिवली अगर छोटे फार्मर्स जो हैं वो
उनकी भी जो जमीनें हैं वो बड़े फार्मर्स की जमीनों के साथ लगती हैं। हाँ तो जो कलेक्टिव इफेक्ट, जो काश्तकारी का जो कलेक्टिव इफेक्ट है, आप ये नहीं चाहेंगे कि जी एक खेत के अंदर जो है सोना उगा हुआ है और दूसरे खेत के अंदर कालक और डिजीज लगा हुआ है, जो कि मजीद आगे फैल के कॉटन की तरह सारी सुसामी जी वर्म की तरह फैल के सारी चीजों को तबाह कर देगा। तो यू वांट एन एनवायरनमेंट, जो एक ऐसा माहौल हो जो कि फसल के लिए, आज की और फ्यूचर की फसल के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो कलेक्टिवली होगा, वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता। तो अब बड़ा फार्मर भी चाहता है कि उसके इर्द गिर्द जो कम्युनिटी है वो डेवलप हो। दूसरी चीज, आपने एक जो एक्सटर्नैलिटी होती है किसी भी एनवायरनमेंट की, उसमें आपने एक चीज ये भी असेस करनी है कि छोटा फार्मर हो या बड़ा फार्मर हो, उनके बच्चे जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं शहरों की तरफ टेक्नोलॉजी की और एजुकेशन की वजह से। तो अगर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, या टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड एजुकेशन अगर उनके गांव में, उनके डोर स्टेप पे आ जाएगी, तो उनके बच्चों को भी एक मौका मिल जाएगा। हमारे प्रोग्राम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, हमारा एक तो पहले हेड ऑफिस पाकपतन के गांव के अंदर है, दूसरी चीज हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो उस गांव के यूथ हैं, और जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो उन गांव की खवातीन भी हैं। तो जो इकोसिस्टम आपने बिल्ड करना है, जब आप कहते हैं ना आप किसी के घर पे, उसके डोर स्टेप पे कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर उसका बायन है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो एक्सपेंशन है उसमें सबसे बड़ा जो कलीदी किरदार उसकी लोकल कम्युनिटीज ने प्ले करना है। नंबर 2, हमारी स्पीड भी काउंट करनी है। तो जो अब डिजिटल डेरे का जो आगे जो डिजाइन है, वो आपको मैं बताऊं इतना इनोवेटिव है कि हम हर हफ्ते एक डेरा एक रीजन में डिप्लॉय करके अगले रीजन में मूव कर सकते हैं। और वो जो डेरा है वो उसकी कनेक्टिंग और मॉनिटरिंग जो है ना, वो एक सेंट्रल लोकेशन से की जा सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी की जा सकती है, सेंट्रल भी की जा सकती है। यही तो हम, मेरा और आमिर का स्ट्रेस है कि हमने एक नया मॉडल डेवलप करना है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। पाकिस्तान में दो ही बड़े सेक्टर्स हैं, आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर है और रियल एस्टेट सेक्टर है। रियल एस्टेट को तो अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ये भी तो आप देख लेना। एक्चुअली हाँ एक्चुअली दुश्मन है, लेकिन अब आपने फार्मिंग के अंदर जिद्दत को भी देखना है, आपने सॉइल भी बचाना है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। इस वक्त जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जिनका आपने शुरू में भी जिक्र किया है, जैसे फर्टिलाइजर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूसेज, पेस्टिसाइड्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूसेज, हम इस वक्त आ चुका है कि हम ऑर्गेनिक और नॉन पोल्यूटेंट किस्म की क्रॉप प्रोटेक्शन की तरफ जाएं। हम लोग फर्टिलाइजर्स की भी यूसेज को मॉनिटर करें सॉइल टेस्टिंग के साथ। हम लोग जदीद प्रिसिशन एग्रीकल्चर भी यूज करें ताकि हमें एग्जैक्ट अमाउंट्स का पता हो। और ये डिजिटल डेरा में हो रहा है, 7 लोकेशंस ट्यूबवेल्स जो है ना वहाँ पे ऑटोमेटेड हैं। तो जब हम सैटेलाइट सिस्टम से हम चेक करते हैं पानी का स्ट्रेस कितना है जमीन के ऊपर, तो हम लोग मैनेज करते हैं कि भाई कितना पानी लगा रहे हो। और इसके जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, याद रखें कि जब आप बहुत बड़ी फार्मिंग करते हैं ना, कॉर्पोरेट फार्मिंग, पिवट फार्मिंग करते हैं, तो वाटर टेबल गिरता है। आप वर्ल्ड वाइड देख लें, रिसर्च के अंदर वाटर टेबल्स गिर रहे हैं जहां पे कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी अल्टीमेटली, जिनका जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव हो। अच्छा, अब क्रॉप प्रैक्टिसेस में एक चीज़ जो आती है वो है क्रॉपिंग पैटर्न्स की तब्दीली। और अगेन नाम साहब, आपसे बात, दोनों से आपने सवाल है एक्चुअली। बहुत हमारे जो काश्तकार हैं वो बेवकूफ़ कभी नहीं है, हरगिज़ नहीं है, उनके पास सदियों की नॉलेज है, तो वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही होगी कहीं ना कहीं। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि फ़र्ज़ करें कुछ फसलें हैं जो ज़मीन से नाइट्रोजन चूसती हैं और कुछ फसलें हैं जो ज़मीन को नाइट्रोजन देती हैं, तो कुछ ऐसी भी बात हो रही है कि यार इस फसल के बाद ये फसल लगाना तो ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी, ऐसे भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी? इसमें भी गाइड कर रहे हैं आप? इसमें भी गाइड कर रहे हैं। देखिए, मैं दो चीजें अभी डिजिटल डेरा के साथ मिला के आपके साथ इस सवाल के जवाब में डिस्कस करूंगा। देखिए, जब आप डिजिटल और प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, तो यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स जो आप अभी फरमा रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। ये एक छोटा सा हिस्सा है उसका, उस पूरी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के प्लान का। अब वो वक्त आ चुका है कि हमें किलोग्राम से हटकर प्लांट की पॉपुलेशन और प्लांट के नंबर्स की तरफ जाना है। और हमें जो घंटों के हिसाब से पानी लगाने की रिवायत को छोड़कर हमें लीटर्स देखने हैं कि किस क्रॉप को कितने लीटर्स चाहिए होंगे। तब वो वक्त है, तब वो सिचुएशन है जिसमें हम फार्मर्स को बेटर अंदाज में, जो हम डिजिटल डेटा के जरिए कर रहे हैं, कि कौन सी क्रॉप कौन से एरिया में जो है वो प्रॉपर और बेहतर तौर पर आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको बढ़ा भी सकती है और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकती है। देखें, जैसे नाइट्रोजन की बात है, अगर किसी फसल को नाइट्रोजन चाहिए ही नहीं तो यूरिया का बहरान किस काम का है? वो बिल्कुल ठीक होगी।
और जब आप एग्रीकल्चर की मैकेनाइजेशन और डिजिटल और प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एक बात देखें कि हमारी जो श्रिंक हो गई है सर्दी, क्लाइमेट चेंज जी इज अ पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम नाउ। जी और ये हमसे हटके नहीं। आप देखें पाकिस्तान को, तो हम पिछले एक साल को, अगर सिर्फ एक ही साल को देख लें, हालांकि 10-12 साल से हम देख लें, एक ही साल के अंदर हम ड्राउट भी डिस्कस कर रहे हैं, एक ही साल के अंदर हम जो है हीट वेव्स भी डिस्कस फ्लड्स, कर रहे हैं, हाँ, टोरेंशियल फ्लड्स। रेन्स भी डिस्कस कर रहे हैं, फ्लड्स भी देख रहे हैं, कोरा फ्रॉस्ट भी देख रहे हैं, और लास्ट ईयर हमने देख भी लिया। अब अगर मैं सिर्फ जस्ट आपको एक वीट की एग्जांपल दे दूं कि प्रॉपर मैकेनाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए हमारी जो गवर्नमेंट का पिछला टारगेट था वो 28 पॉइंट समथिंग मिलियन था, हमने रीप की 26.5 मिलियन टन, जो नेशनल हमारी गंदम थी। और गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो 35 to 40% है। तो 10% उनमें से इन फील्ड लॉसेज है। तो 26 मिलियन टन का 10% कोई 2.5 मिलियन टन बनता है। और हमारी जो इंपोर्ट है गंदम की वो कुछ 2 मिलियन टन के करीब है। तो कुछ 1.5-2 अरब डॉलर तो हम इसी तरह से यहाँ ही बचा खत्म लेंगे है। अगर बिल्कुल सही। टूल्स और मैकेनाइजेशन को इसको इंट्रोड्यूस करवा दें लोकल लेवल के ऊपर। हमारी हॉर्टिकल्चर के इस तरह के लॉसेज हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और फार्मर्स को हम सलाह दे रहे हैं। अब जैसे देखें जो दूसरी क्रॉप्स हैं उनकी बजाय जो अब लोग इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए हैं हमारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के जरिए, ये मस्टर्ड की तरफ, तिली की तरफ देखिए, हमारा इंपोर्ट बिल सिर्फ गंदम का नहीं, एडिबल ऑयल का भी बहुत बड़ा है। तो फार्मर्स आर टेकिंग इंटरेस्ट और इनको इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से मिलती है वो उसके ऊपर काम भी हो रहा है। बट अगेन ये एक लॉन्ग टर्म स्टेप है, प्लान है, जिसका पहला स्टेप जो है वो डिजिटल डेरा ने उठा लिया है। और इंशाल्लाह ताला ये आगे बढ़ता चला जाएगा और फार्मर्स जो हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते चले जाएंगे। मैं ये महसूस करता हूँ कि आप जो मर्ज़ी डिजिटाइजेशन कर दें, जितनी मर्ज़ी अवेयरनेस दे दें, कुछ चीज़ें जो स्ट्रक्चरल अगर ठीक ना हो तो पता नहीं उनका कितना फ़ायदा होगा उस डिजिटाइजेशन या अवेयरनेस का। मसलन जो मिडल मैन है वो एक स्मॉल गॉड है इस पूरी हायरार्की में, आरती सरदार है सर। उसको कैसे इसके साथ डिटैच या अटैच किया जा सकता है, या उसका जो असल काम है उसको पे कैसे महदूद किया जा सकता है। दूसरे मैं ये देखता हूँ कि भेड़ चाल की जो सूरत हाल है कि एक दफ़ा जी उन्होंने कहा जी गन्ने की इस दफ़ा ज़्यादा पैसे मिल गए तो अगले साल फिर गन्ना ही गन्ना है, और फिर कम हो मालूम गए। हुआ कि फिर टके सेर आ गया, फिर उसके बाद पैटर्न, यानी कोई जो एक स्ट्रेटेजाइज किया जाता है ना कि यार इस दफ़ा तो ये आपने फसल से पैसे कमा लिए, ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी आप इसी फसल से पैसे कमाएं, हो सकता है आपके घर पे फाके पड़ जाएं इन डबल पैदावार होने के बावजूद। तो ये जो एक नफ्सियात है इसके लिए हम क्या करें? आमिर, अगर पहले ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, जो सवाल था वसत का कि मिडिल मैन को आपने किस तरह से इस पिक्चर से आउट करने की कोशिश की है और डायरेक्टली आप कंपनी से डील करके होलसेल रेट पे फार्मर को कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए सर, जो बात मिडल मैन की है ना, मैं अक्सर ये बात करता हूँ गवर्नमेंट के फोरम्स के ऊपर भी, हमारा जो टैक्स के और जो बहुत सारे मसाइल जिसको फार्मर को भी भुगतना पड़ता है और जिसको आप जैसे एंड कंज्यूमर्स को भी भुगतना पड़ता है, वो सारे मसाइल पाकिस्तान की जो ज़रूरी मंडी है उनके अंदर है। और आपके टैक्स के रेवेन्यू से लेकर आपकी जो मैनिपुलेशन होती है फूड की, जो कमोडिटीज़ की, वो वहीं पे है। तो बेसिकली डिजिटल डेरा का जो मॉडल है वो ये है कि हम फार्मर को वो इनिशियल सपोर्ट देने की कोशिश कर रही हैं, स्मॉल फार्मर को, जिनको ना बैंक पूछता है ना आड़ती पूछता है, और आड़ती के वो चुंगल में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है वो इतना पुअरली गवर्न या मैनेज्ड है कि हम जो अभी तक दुनिया सारी इलेक्ट्रॉनिक स्केल के ऊपर आ गई है कि पूरी पूरी ट्रॉलीज थाउजेंड ऑफ टन्स की जो है वो वे हो जाती हैं। हम हमारी घंटे में। अभी भी जो क्रॉप है वो मंडी के अंदर फर्शी कंडों पे तुलती है, जिसका कोई 20-22% तो उसी वक्त जाया हो जाता है, वो फार्मर की जेब में नहीं जाता, वो कंज्यूमर की जेब में भी नहीं जाता, वो दैट मिडल मैन इज द अर्नर। तो हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि फार्मर्स को वो जो इनपुट का वो जो चुंगल है, वो ट्रैप है, वो थ्रू कंपनीज जो है उसको अफोर्डेबल और जो मिनिमम प्राइसेस होलसेल की जो ऑफर की जा रही है और उनको अवेलेबल हो। क्योंकि हमारी ये मसला है कि बाज़ औक़ात अगर सरकार या जो इंटरवेंशन प्राइस है वो कम हो भी जाए तो वो फार्मर बेचारे को मिल नहीं रही होती। हमने 2021 के जो लास्ट मंथ्स थे हमने देखा था कि 1760 रुपए की यूरिया की बैग थी, लेकिन वो ब्लैक में भी 22-25-2600 रुपए से कम नहीं मिल रही थी, जिसका हमें लॉस भी उठाना पड़ा। तो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रैक दैट जो चैलेंज है, और फार्मर्स को हम वो इनपुट दे के उनकी जो बाइंग है वो करने की कोशिश कर रही है मार्केट से थोड़ा बेहतर रेट के ऊपर
प्रॉपर वजन के साथ और प्रॉपर पेमेंट के साथ। तो ये मॉडल है जिसके जरिए डिजिटल डेरा है वो जो आड़ती और जो मिडल मैन का जो नटोरियस रोल है उसको लिमिट भी कर सकता है और उसको किसी लेवल के ऊपर जाके एलिमिनेट भी कर सकता है। अच्छा, भेड़ चाल वाला सवाल है। हाँ वो जी, फवाद अगर आप सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दे दें कि ये जो भेड़ चाल होती है हमारे यहाँ ना, कि आपने सबने एक ही लगा दिया, क्रॉप लगा दिया, सप्लाई डिमांड की वजह से प्राइसेस क्रैश कर गई, उसको कैसे डील कर रहे हैं आप अपने प्रोजेक्ट में? देखें, ये तो चीज़ें आपको बार-बार नज़र आ रही हैं। ये तो आपको आलू की फसल में भी नज़र आया, ये आपको गन्ने में भी नज़र आया, ठीक है? ये जो चैलेंजेस है ना, ये प्रिवेल करते रहेंगे। इनकी प्रिवेलेंस की प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है कि देखें, सिर्फ डिजिटल डेरा तो अभी बिल्कुल एक नया इनिशिएटिव है ना, अभी तो पहला साल चल रहा है ना। लेकिन इससे पहले जो कम्युनिटीज़ हैं, फार्मर की कम्युनिटीज़ हैं, फार्मर राइट्स ग्रुप हैं, फार्मर एसोसिएशंस हैं, उधर से वर्ड ऑफ माउथ चलता है। और एक बड़े फार्मर की, अब देखें प्रॉब्लम ये है ना कि अब एक बहुत बड़ा जो कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं, अब जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट आप कह लें कि डिमांड को फुलफिल कर रहे होते हैं। इसी तरह जो लार्ज फार्मर्स हैं वो एक डिफरेंट डिमांड को फुलफिल कर रहे होते हैं, और जो नीचे के मिड टीयर और जो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स हैं, वो इंफॉर्मेशन जो ऊपर से नीचे तक आ रही है ना, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब ऊपर वाले तो बेनिफिट कर गए, नीचे वालों को इंफॉर्मेशन लेट मिली, वो उस भेड़चाल में आए और उसके बाद उनको लॉस हो गया, ठीक है ना। आपको पिछले साल फरवरी में हीट वेव, जो ही हीट वेव शुरू हो रही थी, आपको आलू के अंदर ये प्रॉब्लम नजर आई कि मार्केट के अंदर इतनी बल्क सप्लाईज में आलू उठा लिया गया था, और उसके बाद वो मार्केट के अंदर उसका रेट गिर गया। और उसके बाद वो जब रेट गिरा तो जो बड़े जो बीच में जो प्लेयर्स थे, जो मैं उनका नाम ही वो टर्म नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन वो जो उन्होंने होर्डिंग कर ली, उन्होंने उसको वेयर हाउसेज में रखवा लिया, और उन्होंने रमज़ान का इंतजार किया कि जब रेट हाई हो जाएगा तो वो उसमें रिलीज कर देंगे। तो ये जो चैलेंज है, अल्टीमेटली आप नोट करें ये हो कहाँ से रहा है, और इसके ऊपर जो स्टेप डाउन करने की जरूरत है वो अथॉरिटीज की पार्टिसिपेशन की जरूरत है। हम लोग जो ग्रास रूट लेवल पे कर सकते हैं, हम लोग सीजनैलिटी और क्रॉप रोटेशन और जो उस इलाके की सॉइल की कंडीशन है उसके मुताबिक हम लोग इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी है। तो जैसे जैसे हमारे डेरे रोल आउट होते जाएंगे, हम लोग ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन भी उन तक, किसानों तक पहुंचाते जाएंगे। और अल्टीमेटली हमारी ये भी कोशिश होगी कि यार देखें, हर सीजनैलिटी की बेसिस के ऊपर ना, और हर इलाके की एक खासियत होती है, उसकी प्रोडक्शन की डिमांड होती है, उसकी वो या तो एक नेचुरल प्रोसेस पे चलते रहे, जैसे आलू की है। अब आलू कई मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स के अंदर यूटिलाइज करते हैं, वो सारा साल उसकी प्रोक्योरमेंट चलती रहती है। लेकिन फिर एक शहरों की कंजम्पशन है जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल, मुझे कोई साहब बता रहे थे कि जो मंडियां हैं, अब उनके अंदर किसी वक्त भी ऑक्शन हो जाती है। अब जो ऑक्शन सुबह होनी थी वो दोपहर को हो रही है, जो दोपहर को होनी थी वो रात को हो रही थी। तो उससे क्या हो रहा होता है कि मार्केट के अंदर जो रेट्स ना वो शदीद फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, सही क्योंकि जो सही। अथॉरिटी है उसने उसने जो रेट प्रपोज करना है वो सुबह तो ऑक्शन हुई नहीं, तो हाँ दोपहर को किया। तो ठीक। मार्केट्स में बैठे हुए लोग इंतजार करते रहे कि जी आलू कब आना है, ठीक है, सही ये सब्जी सही। कब आनी है, फ्रूट कब आना है। तो यहाँ तो पे ना कुछ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन भी हैं। जी जी, हमारे पास बस आखिरी चंद मिनट हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आपका जो अभी यहाँ पे तजुर्बा रहा है, ये पाक पतन से बाहर भी मैं देख रहा था कि मालाकंड में भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, वो है, चल रहा है या नहीं है? वो तो जनाब एक एक्सपेरिमेंट ही था, और उसका मकसद ये था कि ये देखना कि एक डिफरेंट टेरेन के अंदर क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। लेकिन वो अल्टीमेटली फ्लड्स भी आ गए, आपके सामने है, ठीक है। दरिया सवात के ओवरफ्लो की वजह से राइस की फसल वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाह हुई। तो ये चैलेंजेस हैं। अब वही वाली बात है कि इस रीजन से दूसरे रीजन में निकलते हुए, एक तो ये वाली जो अप्रोच है कि अचानक ही जाके वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी जाए, तो आपको थोड़े से जो लोकल एनवायरनमेंट की सेंसिटाइजेशन है वो ज़रूरी है। तो अब वही वाली बात है कि अब वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ठीक है, वहाँ पे एक रियलाइजेशन हो चुकी है। दूसरी चीज़, उसका मकसद था कि दूसरे जो गवर्नमेंट है उस प्रोविंस की, उसको भी मोटिवेट किया जाए, और दूसरे जो एग्रीकल्चर के एक्टर्स हैं उनको भी मोटिवेट किया जाए कि इस चीज़ को रेप्लिकेट करें। तो अल्टीमेटली वहाँ पे अभी भी उसके ऊपर काम किसी न किसी शक्ल में चल रहा है, लेकिन एक बहुत, जिसे कहते हैं, पाक पतन के स्केल के ऊपर नहीं चल रहा। ठीक बहुत ठीक। खूब। फवाद बाजवा और आमिर हयात भंडार, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। हम पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि जी आप सियासत पे बात करते हैं, असल इश्यूज़ पे बात नहीं करते। तो आज हमने कोशिश की है कि उस इशू पे बात करें जो हमारे खेती बाड़ी से वाबस्ता है, हमारी फूड सिक्योरिटी से वाबस्ता है। आपका नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने तो बहुत कुछ सीखा इस गुफ्तगू में। मेरी तो कि आपकी तो खैर फील्ड है, आप तो रही है एक आप ज़माने तो में, हाँ फ्यूडल लॉर्ड है ना, जमींदार है। क्या बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसी नोट पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। पॉजिटिव नोट भी कहते हैं जी इसके जी, साथ साथ। इसी पॉजिटिव नोट पे प्रोग्राम को आज ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।